गुड मॉर्निंग क्लास। आप आज हमारा टॉपिक है द इंडियन जुडिशरी। अभी तक हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं। ये थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। हमने थर्ड यूनिट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पढ़ा था। अब हम ये लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, द इंडियन जुडिशरी। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज किया है, जिससे कि हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हों उनको भी परेशानी ना हो और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन जुडिशरी। हम इस टॉपिक में वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में है, आपके BA LLB के कोर्स में है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम द इंडियन जुडिशरी। जुडिशरी इज थर्ड बेस कॉलम ऑफ इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। जो न्यायपालिका है वो क्या है? हमारी जो शासन प्रणाली है उसका तीसरा आधार स्तंभ है, थर्ड बेस कॉलम है। अब जैसा कि भारत की शासन प्रणाली कैसी है, संघीय है, किंतु क्या है, न्यायपालिका जो है वो क्या है, जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। देयर इज ओनली वन कोर्ट फॉर द होल कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो, द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कोर्ट adopted from the Government of India Act of 1935 enforces both central laws as well as the state laws। अगर हम बात करें USA की, तो इन USA on the other hand the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होता है कि जो स्टेट लॉ होते हैं, स्टेट के जो कानून होते हैं वो स्टेट जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, और फेडरल होते हैं वो फेडरल जुडिशरी के द्वारा। देयर इज थस ए डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन यूएसए में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, वन फॉर द सेंट्रल एंड अदर फॉर द स्टेट, एक सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम को अपनाया है। ठीक है, टू सम अप इंडिया, ऑल्दो ए फेडरल कंट्री लाइक द USA हैज़ ए यूनिफाइड जुडिशरी एंड वन सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड जस्टिस। देखो, जैसे कि अमेरिका में है, तो अमेरिका में क्या है, हमने आपको भी बताया है और आपने हमारे लास्ट क्लास में देखा होगा। हमने जब वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो उसमें हमने इसको कवर अप करने की कोशिश की थी। खैर, आप लोग तो अभी BA LLB सेकेंड टाइम के स्टूडेंट्स हो तो आपको पता नहीं है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका में क्या है, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट। अमेरिका में कितने हैं, 50 स्टेट हैं। ठीक है, चलो ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इतना देखते हैं इसमें कि हमने क्या बताया आपको कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो कैसी है, इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या है, पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, देयर इज़ ओनली वन कोर्ट फॉर द होल कंट्री, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए पृथक न्यायालय नहीं है, ना ही विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। जैसे कि हमने अमेरिका में बताया कि केंद्र के लिए अलग कोर्ट है और राज्य के लिए अलग कोर्ट है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी कि वहाँ पर क्या होता है, स्टेट जुडिशरी स्टेट लॉ और फेडरल जुडिशरी क्या होता है, फेडरल लॉज जो होता है। ठीक है,
तो फिर हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आएगा? हाई कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट एक है, ठीक है, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा इसके नीचे क्या आएगा? हाई कोर्ट आएगा। पहले हाई कोर्ट की संख्या कितनी थी? 24 थी, 24 थी। अब कितना है? 25। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नीचे क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, और हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को भी क्या किया? दो पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो सिविल साइड कर दिया, दूसरा हमने क्या कर दिया? क्रिमिनल साइड कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है, ठीक है, इसका जिला न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। ठीक है, वह जिले का क्या है? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब वह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सिविल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया आपका सिविल साइड, दूसरा हो गया क्रिमिनल साइड। सिविल साइड में सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, उसके नीचे क्या आ जाएगा? मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल साइड में हो जाएगा चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके नीचे क्या हो जाएगा? जुडिशरी मजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि जैसा कि हमने आपको अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि जब क्या होता है, ज़िले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होता है वह ज़िले का क्या होता है? सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ठीक है, जब वह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जब वह क्या कहता है? क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेशन जज कहते हैं। ज़िले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे क्या होता है? सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं कि नहीं होते हैं? सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज। ठीक है, तथा आपराधिक मामलों को देखने के लिए जो मजिस्ट्रेट होंगे उनको क्या बोलेंगे? न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ओके, न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रमुख क्या होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, CJM होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आपको क्या है, इसको ये कंपोजिशन ऑफ जुडिशरी इंडिया को समझाने की कोशिश की है। अब चलो हम इसको आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deal with organization, independence, jurisdiction, powers, procedures, and so on of the Supreme Court. The Parliament is also authorized to regulate them. आर्टिकल 124 से 147 भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 124 टू 147 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ठीक है, जिसमें हमने आपको अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीडर्स एंड सो ऑन, ये सब है। ठीक है, इत्यादि। अब हम बात करेंगे किसकी? जो भारतीय शासन अधिनियम है 1935, ठीक है, वो उसके द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट का ही क्या एक प्रारूप है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? जो आपका भारतीय शासन अधिनियम है, ठीक है, द्वारा स्थापित जो फेडरल कोर्ट है उसका ही क्या है? एक प्रारूप है। ठीक है, अब हम देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। ठीक है, 1950, 28 जनवरी 1950, याद रखना ये 28 जनवरी 1950। ठीक है, अब चलो हम इसको आगे देखते हैं। इसमें हमने आपको बताया टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या क्या इसमें कंटेंट्स हैं। कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस,
qualifications of judges, oath of judges, tenure of judges, salary and allowance of judges, appointment of ad hoc judges, attendance of retired judges, appointment of acting chief judges, jurisdiction and powers of Supreme Court, increase in the powers of Supreme Court, independence of Supreme Court. आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। भारतीय संविधान का भाग 5 आर्टिकल 124 टू 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, जिसमें आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी प्रावधान एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के मूल संविधान में क्या था? आर्टिकल 124A के अनुसार भारत के मूल संविधान में क्या था? भारत में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय तथा 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। एक मुख्य न्यायाधीश की और क्या था? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ऐसा था जब मूल संविधान था। और संसद विधि द्वारा अधिक संख्या भेद नहीं कर सकती जब तक यही रहेगी। जब तक संसद क्या है और ज़्यादा मेंबर नहीं बता सकती कि इतने और ज़्यादा जजेस की संख्या डिक्लेयर नहीं कर सकती है, तब तक क्या है उतने ही जज रहेंगे। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों के वेतन या सेवा शर्तें निश्चित करने का जो अधिकार था वो किसको था? पार्लियामेंट को था। इस शक्ति का प्रयोग वह संसद या इस शक्ति का प्रयोग कर वह संसद ने 1956 में क्या किया था? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 क्या किया था? पारित किया था। और क्या किया था? उसके जरिए उसकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। पहले क्या था? 7 रख सकते थे। ठीक है, कि भारत में क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 क्या अन्य न्यायाधीश होंगे। फिर क्या किया? संसद को अधिकार था तो संसद ने क्या किया? 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 क्या किया? पारित किया। उसमें उसने ये किया कि जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या थी जो 7 थी उससे बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 कर दी। ठीक है, और 10 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 10 जो संख्या बढ़ा दी उसमें क्या है? मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? समय समय पर टाइम पर क्या होता रहेगा? इस अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। न्यायाधीशों के नंबर ऑफ जजेस जो थे ना वो क्या करती गई? उसको वृद्धि करती गई। जैसे 1960 में 13, 1978 में 17, 1986 में 25 जजेस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उसमें क्या किया गया? संसद ने क्या किया? नियत किए गए। 2008 में पुनः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कर उसने क्या कर दिया? 25 से 30 कर दिया गया। ठीक है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं है। और वर्तमान में हम बात करें तो 32 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। पहले क्या है? पहले मुख्य न्यायाधीश की संख्या 31 थी, अब क्या है? वर्तमान में 32 है। 32 जजेस हैं इंक्लूड, जिसमें क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड सम्मिलित करने पर 32 है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 124(2) की। ठीक है, 124(2). अब देखेंगे इसके तहत क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से क्या कर सकता है? जजेस से क्या कर सकता है? परामर्श करके अपने सिग्नेचर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक जजेस की को क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो एवरी जो जज है उसको क्या अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 124(2) ये बोलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने आर्टिकल 124(2) तक समझाने की आपको कोशिश की है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।